नहीं, यही सोचना चाहिए कि वो पैसों से अगर पूरे देश में बीजेपी क्यों नहीं फुटती है। आरएसएस की मैं जो व्यवस्था जो बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आरएसएस या बीजेपी, ऐसी राष्ट्र की बात बाकी पार्टियां कुछ नहीं करती। वो व्यवस्था है, चातुर्वर्ण्य उनका हिंदू राष्ट्र है और जाति व्यवस्था बरकरार रखना राष्ट्र है। अभी जो सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म को सब आरएसएस वाले बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं। और तमिलनाडु के जो लोग हैं उसको सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हो तो स्टालिन, वो बोलते कि सनातन धर्म है विषमतावादी धर्म है, चातुर्वर्ण्य वाला है। और ये बोलते कि सनातन धर्म अच्छा है। तो इसका मतलब है कि मोहन भागवत और आरएसएस सभी सनातन धर्म वाले हैं, यानी चातुर्वर्ण्य वाले हैं। उनको विषमता चाहिए, जातिगत प्रथा रहना चाहिए, जाति का भेद रहना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन रहना चाहिए। ऐसी बात करने वाले मोहन भागवत कैसे आरक्षण दे सकते? आज एक बात बोलेंगे, कल दूसरी बात बोलेंगे। जो मनुस्मृति को जो मानते हैं वो आरक्षण दे ही नहीं सकते शूद्रों को। शूद्रों को नीचे रखना ये मनुस्मृति है और ये हिंदू राष्ट्र की भी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र यानी ये एक व्यवस्था है, उसके खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, उच्च नीचता के खिलाफ की व्यवस्था निर्माण करना, ये बात कोई करता नहीं है, केवल राजनीति करते हैं। इसलिए वो फेल होता है, इसलिए बहुजन राजनीति फेल हो रही है अपने देश में, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है जी सर। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आपने की है और सबको सोचना चाहिए इस टिप्पणी को लेकर के। राजनीति और व्यवस्था और जो लोग इसके साथ जुड़े हैं संघ के साथ और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या जो पूरा मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से सांस्कृतिक अपने आप को कहते हुए मूल तौर पे राजनीति भी करते रहते हैं और आपस में लोगों को लड़ाते भी रहते हैं और अपने लाइन को आगे बढ़ाते भी रहते हैं। तो डॉक्टर तिवारी जी, आप की टिप्पणी आगे आप बढ़ाएं इसे। जी सर, आज तो समय कम बचा है, हम लोग कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आज की तारीख में देश की राजनीति देखिए दो भागों में उसको बटी हुई है। एक तो वैचारिकता के स्तर पर है और एक राजसत्ता केंद्रित राजनीति है। वैचारिकता के स्तर पर दो ही धारा है, एक तो आरएसएस की धारा है और एक कम्युनिस्टों की धारा है। बाकी बीच वाले सारे लोग जो हैं वो सब जो ये राजसत्ता केंद्रित राजनीति उनकी होती है। और वैचारिकी स्तर पर आरएसएस अलग चीज है, भारतीय जनता पार्टी अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नहीं है, आरएसएस का नियंत्रण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग पर्याप्त मात्रा में भरे पड़े हैं और आज की तारीख में तो मैं कहता हूं कि उसमें बहुमत है। आप उठा करके आप देख लीजिए तो संसद में भी कांग्रेसी लोगों का बहुमत है भारतीय जनता पार्टी में, या आरएसएस से इतर लोगों का वहां पर आप उसको सर्वानुमत आप उसको मान सकते हैं। आरएसएस के लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर या आरएसएस के विचार की भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की तारीख में हाशिए पर है। आज वो एन केन प्रकार सत्ता की राजनीति करते हैं। सत्ता के लिए जो भी चीजें उनको हथकंडे अख्तियार करना पड़े, वो चाहे अपना ईडी हो, सीबीआई हो, धन बल हो, बाहुबल हो, वो सबको लेकर के वो सत्ता, और आरएसएस भी उनको खुली छूट दी है कि आप जैसे भी, क्योंकि पूरे देश का नियंत्रण तो राजसत्ता करती है। राजसत्ता अगर हमारे हाथ में रहेगी, आरएसएस ये अच्छी तरह जानती है कि राजसत्ता हमारे हाथ में रहेगी तो हम जो कुछ भी है हम उसको कर पाएंगे, और अगर हमारे पास राजसत्ता ही नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी को खुली छूट है उसकी तरफ से। हालांकि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से दुखी है, लेकिन चूंकि राजसत्ता को केंद्रित करने, राजसत्ता को नियंत्रण करने के लिए जितने भी हथकंडे हो सकते हैं वो इनके पास है, इसलिए वो इनको खुली छूट देने के लिए मजबूर है। वो देना नहीं चाहती है, देना न चाहते हुए भी देने के लिए मजबूर है। तो और यही कारण है कि चाहे मराठा हो, चाहे बिहार हो, चाहे अपना तमिलनाडु हो या अपना उत्तर प्रदेश हो, जो बहुसंख्यक आबादी है, बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का ये दोहन, उनका वोट तो इन्हें चाहिए, लेकिन ये अपनी वैचारिकी के प्रति दृढ़ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, कसा हुआ सधा हुआ नेतृत्व आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में है। तो इसलिए वो अपनी मूल भावना से विचलित नहीं होते हैं। उस मूल भावना को लागू करने के लिए ये लोग तरह तरह के हथकंडे अख्तियार करते हैं, रणनीति के तहत सारे काम करते हैं। तो इसलिए और जैसे बीच बीच में अपना
वो अपना कह दिया करते हैं कि भाई इस संविधान की क्या आवश्यकता है, मनुस्मृति हमारे पास है, हम वही लागू करेंगे। और ये वन नेशन अपना वन इलेक्शन या जितनी भी चीजें आप इनको देखिए, आज की तारीख में इनका लक्ष्य है कि न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका को, सबको अपने कब्जे में कर लें और इस तरीके से राज सत्ता पर पूरा नियंत्रण कर दें, क्योंकि आरएसएस की नीतियां तभी लागू हो सकती हैं, या आरएसएस का अंतिम लक्ष्य यही है कि तानाशाही स्थापित करना, जनतंत्र उसके यहां नहीं है। और जनतांत्रिक पद्धति को लागू करने के लिए और भी जितने सारे लोग हैं, ये उनके हित में है कि वो जनतांत्रिक तरीके से सबको, आम आदमी के हितों को, आम आदमी के लिए वो काम करे। लेकिन यहां पर भी चूंकि राज सत्ता वो वैचारिक प्रधान नहीं है इन सारे लोगों के लिए, तो राज सत्ता पाने के लिए जो भी चीजें इनके पास होती है, इनके नेता हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, ये राज सत्ता के इर्द गिर्द रह करके वो अपनी आर्थिक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ये सामाजिक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। यही कारण है कि वो जब भी स्थिति उनको ऐसी लगती है कि इधर राज सत्ता नहीं मिलेगी, तो अपना ढलक करके उधर पहुंच जाते हैं कि अपना जो भी मिल जाए, भागे भूत के लंगोटी भली। हम लोग यहाँ एक कहावत है भोजपुरी में कि भागे भूत की लंगोटी भली, कि जहां कुछ नहीं मिल रहा है वहां कुछ तो मिल जाए। तो लेकिन ये है कि इन सब के पीछे एक वैचारिकी तो है, एक मानवीयता है, एक संवेदना है इन सारे लोगों के लिए। तो संवेदना केंद्रित और आम आदमी के हित केंद्रित समता मूलक समाज के लक्ष्य को लेकर के जब मोबिलाइजेशन होगा, सांगठनिक संगठन बनेंगे, उनका शिक्षण प्रशिक्षण होगा, तो निश्चित रूप से इनका मुकाबला वही लोग कर पाएंगे। आज हमारे साथ आप सब लोग जुड़े, आज की चर्चा कुछ ज्यादा ही बेहतरीन और एक तरीके से हम लोग आत्मालोचना की ये तरफ बढ़े। अपनी कमियों को भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपनी कमियों का विश्लेषण करेंगे, अपनी कमियों को देखेंगे, अपने अंदर झांक के देखेंगे, तभी हम आगे के लिए रणनीति बना पाएंगे और हम सफल हो पाएंगे। हमको यही उम्मीद है कि अपनी इंडिया गठबंधन जो बना है, इसके छाता तले सारे लोग इकट्ठा होंगे और आम आदमी समता मूलक समाज की हम स्थापना कर पाएंगे। आप सारे साथ